ये बात पॉसिबल है कि आप जहाज़ को इस कदर मॉडर्न कर दें कि अगर वो पायलट इनकैपेसिटेट हो जाए और नीचे से कंट्रोल करके आप उस जहाज़ को लैंड करा दें, ठीक है, पॉसिबल है, हो सकता है। बट इसके अंदर फिर बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं कि वो एग्जैक्टली 100% रास्ते का एन रूट वेदर कैसे मॉनिटर होगा, अगर उसमें कोई उस इनकैपेसिटेशन में कोई फायर है जहाज़ के अंदर तो वो कैसे कंट्रोल होगी। यानी वो सारे काम जो एक पायलट करता है वो कैसे होंगे। तो ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब, आप देख रहे हैं लर्निंग टू लिव। गार्डियन अखबार में 27 जुलाई 2024 यानी इसी साल जुलाई के महीने में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उस आर्टिकल का जो मौजू है वो है वन मैन कॉकपिट। मैं इस पे ज़ाहिर राय इसलिए कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है मेरा ताल्लुक़ एविएशन फील्ड से रहा है पिछले 28-30 साल से ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अरसे से। तो पहले तो वो सुनने वाले जो इसके बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज रखते हैं उनके लिए अर्ज़ यह है कि एक ज़माना था जब जहाज़ जो बनते थे उसमें 3 लोग काम करते थे कॉकपिट के अंदर। एक कैप्टन जो सीनियर पायलट कहलाता होता, एक फर्स्ट ऑफिसर और एक उसके साथ पीछे बैठे हुए फ़्लाइट इंजीनियर। उससे पहले खैर नेविगेटर भी होते थे, वो बहुत पुरानी बात है, ये लेटली की बात कर रहा हूँ। और अभी भी कुछ एयरलाइन इस्तेमाल कर रही है जो जिनके बाद पुराने 747 हैं या एयरबस A300 वगैरह हैं, वो अभी भी उनके साथ फ़्लाइट इंजीनियर के साथ काम कर रहे हैं। तो 3 लोग काम करते थे। दोनों जो पायलट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग एक ही जैसी होती है, बेसिक ट्रेनिंग सबकी एक ही जैसी है। सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिसको नॉमिनेट किया गया है कंपनी की तरफ से कि वो कैप्टन है, और एक फर्स्ट ऑफिसर। और फ्लाइट इंजीनियर का काम यह है कि वो पैनल जो कि कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के सामने नहीं है, मेंटेनेंस पैनल, वो उसको देखे, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, फ्यूल है और ये सब चीज़ें उसको मॉनिटर करे, प्रेशराइजेशन, डिफरेंट चीज़ें, और उनमें अगर कोई चीज़ फ्लक्चुएट करती है, माल फंक्शन करती है तो चेक लिस्ट के मुताबिक उसको हैंडल करें। फिर जब ये थोड़ी सी एविएशन ने तरक्की की तो उन्होंने कहा कि वो जो फ़्लाइट इंजीनियर का पैनल है उस सबको उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, जो फ्रंट पैनल है जो फर्स्ट ऑफिसर और कैप्टन के सामने है उसके अंदर, और उसको उन्होंने वार्निंग सिस्टम लगा के और FMS लगा के और डिफरेंट चीज़ें लगा के वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने इस तरह गई कि पूरे का पूरा फ़्लाइट वार्निंग कंप्यूटर सिस्टम बना, जिसके अंदर वो कोई चीज़ ख़राब होती है तो पायलट के सामने आ जाता है कि ये चीज़ ख़राब हुई है। और फिर उसके साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट वगैरह दे दी कि अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो आप चेकलिस्ट करें। एक आदमी चेकलिस्ट पढ़ता है, उस पर काम करता है, दूसरा उसको मॉनिटर करता है। तो वो एक्शंस वो सामने सामने थ्रू कंप्यूटर और कुछ मैनुअल करके वो पूरी चेकलिस्ट हो जाती है। तो फ्लाइट इंजीनियर को उन्होंने रिप्लेस कर दिया, उस वार्निंग सिस्टम को ऑटोमेट करके कंप्यूटर के ज़रिए। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब ये जो आर्टिकल आया उसमें एयरबस कंपनी के जो CEO हैं क्रिश्चियन सैरर, उनका कहना यह है कि अगर हम वन मैन कॉकपिट कर सकते हैं, जिसके लिए बात काम हो रहा है, तो फिर आने वाले दिनों में 0 मैन कॉकपिट भी हो सकता है कि कॉकपिट में कोई बंदा हो ही ना और वो सारे का सारा नीचे से कंट्रोल किया जाए। जैसे कि हमारे स्पेस शिप्स जाते हैं, नीचे कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, ऊपर वो लोग चांद पे पहुंच गया और वो सब चीज़ें वहाँ भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब चीज़ नीचे से कंट्रोल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि 0 मैन भी हो सकता है। लेकिन जो पायलट्स यूनियंस हैं पूरी दुनिया में, और जो बड़ी बड़ी यूनियंस अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, उन्होंने ख़तरे की घंटी ये बजाई। उन्होंने कहा कि जो क्रू रेगुलेटर्स हैं, या यूँ कहिए कि एविएशन रेगुलेटर एजेंसी जितनी भी हैं, ख़ास तौर पे यूरोपियंस, वो इस वक्त काम कर रही हैं इसके ऊपर कि 2 मैन कॉकपिट से 1 मैन कॉकपिट कर दिया जाए, कि 2 पायलटों की बजाय 1 पायलट
काम करे कॉकपिट के अंदर। अच्छा, ये जो 2 मैन कॉकपिट है, इसमें एक पायलट फ्लाइंग होता है जो जहाज़ फ्लाई कर रहा होता है, और एक पायलट नॉट फ्लाइंग होता है जो कि कम्युनिकेशन करता है। इन केस ऑफ एनी माल फंक्शन वो चेकलिस्ट करता है, बुक्स देखता है, और इस तरह की जो उसके अपने सामने पैनल जो है उसके ऊपर कोई एक्शन करना हो वो करता है, और इस तरह की और बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं वो उसके ज़िम्मे। ये बड़ी डिफाइंड ड्यूटीज़ होती हैं पायलट फ्लाइंग की और पायलट नॉट फ्लाइंग की, और ये सब SOP के मुताबिक उनको अपना अपना काम करना होता है। दोनों पोजीशन से जहाज़ को फ्लाई भी किया जा सकता है, और दोनों पोजीशंस पे पायलट नॉट फ्लाइंग की ड्यूटी भी की जा सकती है। ये दोनों कैप्टन डिसाइड करते हैं कि आज पायलट फ्लाइंग कौन है इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, और पायलट नॉट फ्लाइंग कौन है। अच्छा, जो यूनियंस हैं, पायलट यूनियंस हैं, उनका ख्याल ये है कि ये जो 2 मैन कॉकपिट से 1 मैन कॉकपिट की बात की जा रही है, ये सिर्फ जो एयरलाइंस हैं वो इसलिए करना चाह रही हैं कि वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाह रही हैं और अपने प्रॉफिट को सेफ्टी के ऊपर तरजीह दे रही हैं। ये उनका इल्ज़ाम है इन एयरलाइंस के ऊपर। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो कमाने की जो कोशिश कर रही हैं, इस कोशिश में वो ये चाह ये रहे हैं एयरलाइंस कि 2 की बजाय 1 कॉकपिट कर दिया जाए, ताकि ज़ाहिर एक पायलट की सैलरी बचेगी, 1 पायलट एक्स्ट्रा होगा। दुनिया में जो पायलट्स की शॉर्टेज है वो कम हो जाएगी। ज़ाहिर है 1 पायलट रिलीज़ हो गया तो ज़ाहिर है पायलट्स आपके पास ज़्यादा अवेलेबल होंगे काम करने के लिए। ये दुनिया की जो सबसे बड़ी यूनियन है, एयरलाइन पायलट यूनियन USA में, उन्होंने भी यही ख़बरदार किया है कि ख़ास तौर पे EASA जो है वो है यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, जो कि यूरोप की जितने कंट्रीज़ हैं उनको बेसिकली उसमें वो रेगुलेटर का काम करती है। तो वो कह रहे हैं, उनका कहना ये है इस यूनियन का कि EASA ख़ास तौर पे इसके ऊपर काम कर रही है कि 2 मैन से 1 मैन कॉकपिट कर दिया जाए। ये है पूरा एक आर्टिकल जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन के जो सदर हैं कैप्टन जैसन एम्ब्रोसी, जो अमेरिका और कनाडा में तकरीबन यूँ कह लीजिए कि 78,000 पायलट्स की नुमाइंदगी करते हैं, उनका कहना ये है इस आर्टिकल के मुताबिक कि ये जो ख़तरा है 2 मैन से 1 मैन कॉकपिट, ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि 10-15 साल दूर है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे एयरबस वाले ख़ास तौर पे बड़ी खामोशी के साथ काम कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने ऐसी चीज़ मार्केट कर दी है, वो ऑलरेडी इस पे बड़ी खामोशी के साथ काम कर रहे हैं और ये बड़ा जल्दी वो करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है जब ये करेंगे तो पूरे जहाज़ के कॉकपिट का जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है, वो पूरे का पूरा चेंज होगा। जैसे मैंने आपसे किया ना कि वो 2 मैन के लिए 2 इंडिपेंडेंट पैनल होते हैं, यानी एक लेफ़्ट साइड पे कैप्टन का, राइट साइड पे फर्स्ट ऑफिसर का। तो जब 1 मैन करेंगे तो वह ज़ाहिर है पूरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेआउट चेंज होगा। उसको कैसे कर रहे हैं तो ज़ाहिर इसके ऊपर एयरबस वाले या बाकी लोग इस पे काम कर रहे होंगे। तो जैसन एम्ब्रोसी का ये भी कहना है कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे महफूज जो है वो एविएशन रिकॉर्ड है अमेरिका का, यानी मिनिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एविएशन प्रोटोकॉल है उनका। उन्होंने कहा कि इसको और भी मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। ना सिर्फ ये कि हम उसको बेहतर करें, और हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको मिनिमम से मिनिमम कॉकपिट क्रू करते चले जाएं। मैं दरमियान में आपको छोटा अपना भी फीडबैक देता जाऊंगा बीइंग एज अ पायलट। अच्छा, इसमें ये देखिए कि अभी जितनी भी हमारी फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं दुनिया में, उसमें हर एक रेगुलेटरी बॉडी, जैसे पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी है, यूरोप में EASA है, इसी तरह FAA अमेरिका में है, गाका जो सऊदीया की है। तो इस तरह मुख्तलिफ बॉडीज़ जो हैं, तो वो उन्होंने अपने अपने रूल्स बनाए पायलट्स के लिए। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई फ़्लाइट 10 घंटे से ज़्यादा की ना हो तो हमें सिर्फ 2 पायलट्स चाहिए उस फ़्लाइट को मुकम्मल करने के लिए, एक कैप्टन एक फर्स्ट ऑफिसर। इसी तरह फिर 10 घंटे से ज़्यादा वो फ़्लाइट हो जाए तो वो सर्टन नंबर ऑफ आवर्स से ज़्यादा हो जाए तो वो कहते हैं कि इस पे आपको 3 पायलट चाहिए होते हैं, 2 कैप्टन और 1 फर्स्ट ऑफिसर। वो इसलिए कि एक कैप्टन आराम करता है, 2 पायलट्स को फ्लाई करते हैं, फिर बारी बारी रोटेट करते हैं,
फिर जो आराम कर रहा था वो आगे चला जाता है और एक पायलट पीछे आके वो आराम करता है और फिर तीसरा उसकी बारी आती है। इसी तरह एक और फ्लाइट है जो फिर हमारी क्रॉस अटलांटिक फ़्लाइट्स होती हैं, सर्टन नंबर ऑफ आवर से ज़्यादा वो फ़्लाइट हो जाए तो उसमें फिर पूरे का पूरा सेट यानी कैबिन क्रू और कॉकपिट क्रू वो डबल का हो जाता है, यानी 2 कप्तान 2 फर्स्ट ऑफिसर, इस तरह कैबिन क्रू भी डबल होता है। फिर होता यह है कि एक सेट आराम करता है और ऊपर बंकर्स लगे होते हैं जहाज़ के ऊपर, उसमें बेड लगे होते हैं, वो आराम करते हैं और हाफ़ टाइम वो काम करते हैं और हाफ़ टाइम बाकी क्रू आके आराम करता है, फिर वो जाके अपनी ड्यूटी करते हैं। तो ये 3 तरह का सेटअप है, इसको आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये आर्टिकल्स में उन्होंने ये कहा है कि EASA जो है, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी जो है, वो एक टर्म होती है उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मिनिमम क्रू ऑपरेशंस, एमको। वो उस पे काम कर रही है जिसमें एक पायलट जो तवील दुरानी की फ़्लाइट होगी उसमें एक पायलट आराम करेगा और एक पायलट फ्लाई करेगा। तो जब ज़रूरत होगी तो वो पायलट भी ज्वाइन कर सकता है अगर ज़रूरत हो तो, लेकिन कॉकपिट में एट ए टाइम सिर्फ एक पायलट ही होगा। जबकि इस वक्त जो मैंने आपको कहा कि 3 तरह का सिस्टम चल रहा है, 2 पायलट फिर 3 और फिर 4, तो इसको वो बेसिकली ख़त्म करके वो एक पायलट करना चाह रहे हैं। ज़ाहिर है जो एक्सटेंडेड फ़्लाइट होगी उसका कोई प्रोसीजर और होगा, पर जो जनरल फ़्लाइट्स हैं 10 घंटे से कम वाली और फिर 12 घंटे से कम वाली, उसके लिए ये बात हो रही है। तो उनका कहना ये है कि ये जो EASA है और बाकी एयरलाइंस मिल के ख़ास तौर पे एयरबस, वो जो एमको का ये जो प्रिंसिपल है मिनिमम क्रू ऑपरेशंस वाला, वो उसको चाह रहे हैं कि वो ख़त्म हो जाए और 1 मैन कॉकपिट या फिर इस तरह का कोई प्रोसीजर बनाया जिसमें पायलट्स की तादाद को कम किया जा सके। इस आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो त्यारा साज कंपनियाँ हैं, ख़ास तौर पे एयरबस और डसॉल्ट, उन्होंने वो EASA के साथ मिलके ऑलरेडी इस पे भी काम कर रही हैं कि जो कार्गो फ़्लाइट्स हैं उस पे भी एक पायलट कर दिया जाए 2 की बजाय। अच्छा, ये जो जिन साहब का मैंने पहले जिक्र किया इसी आर्टिकल में ही है कि क्रिश्चियन सैरर जो CEO हैं कमर्शियल एयरक्राफ्ट बिज़नेस के एयरबस इंडस्ट्री के अंदर, उनका कहना है, एक फरवरी में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था संडे टाइम्स को लंदन में, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो हम बात कर रहे हैं 2 मैन से 1 मैन कॉकपिट की, उनका कहना ये है कि ये इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बट ये काम करते हुए हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ये ऐसा ही है जैसे अगर हम 1 मैन कॉकपिट कर दें और वो जो एक पायलट है वो ड्यूरिंग फ़्लाइट उसने कोई सड़ा हुआ ऑस्टर खा लिया या कोई सड़ा हुआ फूड ले लिया, एक्सपायर्ड फूड ले लिया और वो उसको फूड पॉइजनिंग हो जाए, वो इनकैपेसिटेट हो जाए, तो अगर वो इनकैपेसिटेट हो गया है तो फिर जहाज़ को ग्राउंड से या कोई ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा जो कि जहाज़ उसको टेक ओवर कर लेगा सिस्टम को, और वो ज़ाहिर है वो इफ़ेक्टिवली और सेफली लैंड करने के काबिल होगा। तो उनका कहना ये है कि अगर ये हो जाए और फिर जहाज़ सेफली हम लैंड करा सकें तो फिर 2 मैन और 1 मैन कॉकपिट या 0 मैन कॉकपिट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो 1 मैन हो या 0 हो तो उससे फिर ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। यानी पॉइंट क्या है कि जब हम 1 मैन करेंगे और वो इनकैपेसिटेट हो जाए तो फिर अगर जहाज़ ने खुद ही टेक ओवर करके लैंड करना है, ये सारा कुछ करना है, तो फिर अगर वो 1 मैन भी ना हो, पायलट हो ही ना, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये उनका कहना है बकौल आर्टिकल। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन जिन्होंने रिसेंटली पायलट्स की उम्र, बल्कि इससे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पायलट्स की आज से कुछ साल पहले तक पायलट्स की रिटायरमेंट एज वो कुछ इस तरह है कि हर 6 महीने के बाद हर पायलट का एक मेडिकल बोर्ड होता है। अगर वो मेडिकल बोर्ड क्लियर हो जाए और फिर साथ एक सिमुलेटर चेक होता है और वो सब होता है, अगर वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएँ तो पायलट मज़ीद 6 महीने के लिए या कुछ मुल्कों में 1 साल है तो वो 1 साल के लिए फ़्लाई कर सकता है। और अगर ये सब ठीक चलता रहे
तो 60 साल रिटायरमेंट जैसे बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, तो वहाँ भी ऐसे ही 60 साल थी। लेकिन कुछ अर्सा पहले उन्होंने इसकी एज बढ़ा के, जैसे पाकिस्तान में भी उन्होंने इसको कर दिया 65 ईयर्स। अब 65 ईयर्स तक आपका लाइसेंस वैलिड है, प्रोवाइडेड यू आर मेडिकल फिट, और दूसरा आप अपने चेक्स पास कर रहे हैं जो हर 6 महीने के बाद होते हैं। तो एयरलाइन पायलट एसोसिएशन जो है, उन्होंने पायलटों की रिटायरमेंट की एज जो अब उन्होंने बढ़ा के 65 से 67 की कोशिश हो रही थी, पहले ही उसकी मुखालफत की है कि 65 ऑलरेडी ज़्यादा है, आप इसको 67 नहीं करें। अब जब ये बात हो रही है कि आप पायलट्स की तादाद ही कम कर दें, 2 से 1 कर दें या उसको 0 कर दें, तो ये एक और बहुत बड़ी ख़तरे की बात है। इस यूनियंस का जो ख्याल है वो क्यों इसके ऊपर बात कर रहे हैं, वो उनका कहना यह है कि पायलट्स की तादाद जो आप 2 से 1 करने की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत तशवीशनाक बात है। हर वक्त पायलट जो कॉकपिट में पायलट्स कम से कम 2 होने चाहिए। वो कह रहे हैं कि इसके जितने फ़वाइद हैं, जो जितने इनके बेनिफिट्स हैं, इसका कोई निमल बदल नहीं है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बताऊँ, हमारे यहाँ जब भी हम 6 महीने बाद सिमुलेटर पे जाते हैं ना, तो एक एक्सरसाइज कराई जाती थी जिसको बोलते हैं पायलट इनकैपेसिटेशन। अब पायलट इनकैपेसिटेशन ख़ास तौर पे उस वक्त बहुत क्रिटिकल होता है जब आप लैंड कर रहे होते हैं या टेक ऑफ कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग फ्लाइट भी इनकैपेसिटेशन हुई है, ये रिपोर्टेड है, बहुत दफ़ा हुई है, और डेथ भी हुई है। तो जब इनकैपेसिटेशन होती है तो जो बाकी एक पायलट होता है उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी फटीग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यूनियंस का ख्याल ये है कि ये जो पहले प्रोसीजर था कि जिसमें 2 पायलट होते थे और कभी एक पायलट इनकैपेसिटेट होता था, तो वर्कलोड इतना ज़्यादा होता था और फटीग इतनी ज़्यादा होती थी कि उसके ऊपर ही हम पहले परेशान हैं कि उसका क्या किया जाए। लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है वो ट्रेनिंग की जाती है और वो रोज़ रोज़ वो होता नहीं है। चेंज आए कि अगर पायलट हो ही एक और वो उसकी इनकैपेसिटेशन हो जाए तो फिर क्या होगा, उस रिस्क को क्या करेंगे। बट ऑफ कोर्स जो CEO एयरबस हैं शहजाद साहब, उनका कहना यह है कि हम पहले उसके ऊपर गौर करेंगे कि अगर एक पायलट इनकैपेसिटेट हो जाए तो फिर जहाज़ टेक ओवर करे ख़ुद और उसको सेफली लैंड कराया जाए। सबसे पहले इसके ऊपर काम होगा। बहरहाल एक जिसमें पीछे 400-450 पैसेंजर बैठा हुआ है, इट इज़ नॉट अ स्पेस शिप जिसमें 1 या 2 लोग हैं या हैं ही नहीं और वो नीचे से कंट्रोल हो रहा है, वो जा रहा है और उसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो वैसे ही आउट ऑफ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर जो स्फीयर है उससे बाहर जाके फ्लाई करता है। कोई वेदर भी वहाँ पे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारे यहाँ जो एयरलाइंस फ्लाई करती हैं, यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं, बहुत सारी फटीग्स और भी हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स और भी हैं जिनको पायलट्स हैंडल करते हैं। सिर्फ खाली एक जहाज़ फ्रॉम पॉइंट A to B ही फ्लाई नहीं करना होता, रास्ते में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, और ख़ास तौर पे वेदर है, फिर टर्बुलेंस है और बहुत सारी चीज़ें जिनको कैटर किया जाता है। और वो टाइम टू टाइम, मोमेंट टू मोमेंट आप अपने डिसीजंस चेंज करते हैं या आप अपने डिसीजंस लेते हैं। तो ये इनका ख्याल है कि ये 1 मैन कॉकपिट जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें एक बंदे के ऊपर फटीग या वर्कलोड डालेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। इसके बरक्स अयासा जो है उसका कहना यह है कि हम इन चीज़ों को बगौर देख रहे हैं और हम इसको यकीनी बनाएंगे कि सेफ्टी जो है वो सबसे पहले हो। जब इसकी हम मंजूरी लेंगे, फाइनल अप्रूवल के लिए हम जाएंगे, तो मेरी कोशिश ये होगी कि सेफ्टी पहले हो और कम से कम जो सेफ्टी प्रिंसिपल्स हैं उनको देखते हुए हम इस फ़्लाइट को इतना महफूज बनाएं जितनी के 2 पायलट के साथ हो सकती है। ये अयासा का कहना है। बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द कंट्री, जो यूनियन है वो इसके अगेंस्ट है। वो कहती है ये हो नहीं सकता। ये जो रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं, अयासा और बाकी जो हैं, उनका कहना यह है कि ये जो हम यूनियंस कह रही हैं कि ये जो 2 मैन टू 1 मैन कॉकपिट है, ये कोई इतना जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला नहीं है। इसके ऊपर अभी बहुत काम बाकी है और किसी भी शक्ल में
ये 2027 से पहले नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सारी सेफ्टी मेजर्स करने होंगे, डिज़ाइनिंग इन्वॉल्व होगी, ट्रेनिंग इन्वॉल्व होगी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये कोई ऐसा चांस नहीं है कि 2027 से पहले हो सके। बहरहाल इसके ऊपर दोनों लोग, बाकी यूनियंस भी बैठेंगी, ये बाकी रेगुलेटरी बॉडी भी बैठेंगी, इस पर बहुत सारा काम होगा और फिर डिसाइड होगा कि ये होगा या नहीं होगा। यहाँ मैं एक बात आपको कहता चलूँ, इसी आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि एक साहब हैं ग्रेग रेगन, ये प्रेसिडेंट हैं अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर एंड कांग्रेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन AFLO-CIO। उनका भी यही कहना है कि ये जितना भी काम हो रहा है 2 मैन से 1 मैन कॉकपिट, ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की बात हो रही है, इसमें सेफ्टी की बात नहीं हो रही। सेफ्टी इसमें जेपरडाइज होगी और डेफिनेटली जो कंपनियां हैं जैसे एयरलाइंस हैं उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। उनका कहना यह है कि यही कुछ उन्होंने अमेरिका में जो रेलवे के साथ किया वो यही कुछ किया, वही कुछ अब ये एविएशन में भी करना चाह रहे हैं। और उनका कहना यह है कि रेलवे में भी जब इन्होंने किया तो एक्सीडेंट्स हुए और ये सब चीज़ें ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं। अच्छा, ये रेलवे यूनियंस जो हैं अमेरिका में, वो अमरीकी महकमा नकलो हमल जो है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है, उसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा दायर कर रही है, क्योंकि उन्होंने अप्रैल 2024 में ओबामा इंतज़ामिया के तहत तजवीज़ करदा एक असूल जो था उसको हतमी शक्ल दी थी ओबामा गवर्नमेंट ने, जिसके तहत अमेरिका में वो ट्रेन जो ट्रांसपोर्ट ट्रेन जो थी उस पर उन्होंने कम से कम 2 क्रू को लाजमी करार दिया, जो कि पहले से ज़्यादा होता था। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने कोर्ट केस किया है। तो 2019 में फिर ट्रंप इंतज़ामिया के तहत रेगुलेटर्स ने 2 अफराद पर मुश्तमिल के असूल को वापस ले लिया था और इन तमाम रियासती कवानीन को ख़त्म कर दिया था, जिसके तहत अमले की कम से कम तादाद 2 अफराद पर मुश्तमिल थी। तो ट्रंप ने कहा इसको कम भी किया जा सकता, 2 क्यों? हालांकि ओबामा की गवर्नमेंट ने वो कम से कम 2 लाजमी करार दिए थे। तो इसके अगेंस्ट भी रेलवे यूनियन जो है वो कोर्ट में गई हुई है। उनका कहना यह था कि ये जैसे रेलवे में भी मकसद यही था कि कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ाया जाए और हिफाजती जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको उन्होंने नज़रअंदाज किया। ये जो सारा आर्टिकल है इसके ऊपर आप उसको इस तरह देखिए कि किसी जगह पे भी कॉकपिट का साइज़ अगर आप देखें तो एक छोटा सा कैबिन होता है जिसमें हार्डली 2 पायलट्स बैठे होते हैं और उसके पीछे 1 या मैक्सिमम 2 फोल्डेबल सीट्स लगी होती हैं। दैट्स ये बस इतना ही कैबिन होता है। और फ़्लाइट्स के जो टाइमिंग होते हैं, आज आप सुबह 7 बजे फ़्लाइट कर रहे हैं तो अगले दिन हो सकता है आप दोपहर को 4 बजे फ़्लाइट करें, उससे अगले दिन हो सकता है आप रात को 11 बजे फ़्लाइट करें। मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ फ़्लाइट आपको करनी होती हैं। और नॉर्मली एयरलाइन फ़्लाइट्स कोई भी ऐसी नहीं है जो कि 9, 10, 11 घंटे से कम की फ़्लाइट हो। अच्छा, ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल, एक असूल है। और कि आप जब 2 लोग बैठे होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 10 घंटे की फ़्लाइट में 10 घंटे ही को बुक्स पढ़ रहे हों या कोई काम कर रहे हों या कोई चीज़ ऐसी कर रहे हैं जो कि उस प्रोफेशन रिलेटेड है। ज़ाहिर है आपको जागना होता है, अलर्ट रहना होता है, तो आप अपनी ज़ाती गपशप भी उसमें जारी रहती है। लेकिन सभी गपशप में और अलर्ट रहने में इवन देन जितनी भी सेफ्टी रेगुलेटर्स थे उन्होंने ऑलरेडी ये डिसाइड किया हुआ था कि अगर कोई पायलट फील करे कि उसको नींद आ रही है तो वो एक क्विक नैप ले सकता है, पावर नैप जिसे बोलते हैं हम अपनी टर्म में। पावर नैप का मतलब ये है कि आप 15 से 20 मिनट एक नैप ले सकते हैं एक पायलट को हैंड ओवर करके, लेकिन वहीं बैठे बैठे अपनी सीट पे बैठे बैठे। ये नहीं कि आप पीछे जाके सो जाएं बिज़नेस क्लास में, ऐसा नहीं है। तो वो आप उसको हैंड ओवर करते हैं और आप पावर नैप लेते हैं। फिर जब वो उठ जाएगा तो वो दूसरा बंदा पावर नैप ले लेगा। तो पूरे दुनिया के दरमियान 1 दफ़ा या मैक्सिमम 2 दफ़ा आप 15 मिनट की नैप ले सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये आज तक समझते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक शख्स 10 घंटे उस सीट पे जो कि एक इंतहाई अनकंफर्टेबल सीट होती है और उस माहौल में जो कॉकपिट का माहौल है
जिसमें सिवाय इंस्ट्रूमेंट्स के और कुछ नहीं है। मॉडर्न जहाज़ों में तो कुछ करने का भी नहीं होता अनलेस अदरवाइज़ कुछ कोई चीज़ ख़राब ना हो या कोई आपने सिर्फ मॉनिटर करना होता है या फिर आपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करनी होती है या कोई चेंजेस आती हैं तो वो आपने करनी है। तो उनका कहना यह था कि पॉसिबल नहीं है कि वो कोई भी शख्स 10 घंटे या 11 घंटे बिल्कुल अलर्ट होकर बैठा रहे। बल्कि आप देखिए कि अब जितने भी मॉडर्न जहाज़ आ रहे हैं उसमें तो ऐसा भी है, चूँकि करने का काम बहुत थोड़ा होता है, उसमें होता है कि आप 10 से 12 मिनट के दौरान अगर आप किसी बटन को भी टच ना करें तो जो जहाज़ है वो ऑटोमेटिकली आपको वार्निंग इशू करता है, और वो वार्निंग अच्छी लाउड होती है कि आप ऐसा तो नहीं कि आप सो गए, क्योंकि वो समझता है कि आपने 10-12 मिनट में किसी बटन को हाथ नहीं लगाया, तो वो आपको रिकॉल करता है कि आप किसी बटन को टच करें। तो आप टच करते हैं तो वो किसी बटन को भी टच करें तो वो वार्निंग ख़त्म हो जाती है। तो ये समझा जाता है कि पायलट इतना लंबा अरसा अलर्ट हो के अपनी सीट पे ऐसे करके बैठ नहीं सकता कि वो ऐसे देखता रहे और बैठा रहे और मॉनिटर करता रहे। वो किसी वक्त भी सो सकता। अब जब दो होते हैं तो वो गपशप करते रहते हैं। ये नॉर्मली देखा होगा आपने कि आप दो लोग बैठे हो तो गपशप करते हैं तो 3-4-5 घंटे वैसे ही गुजर जाते हैं। जैसे आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं मोटरवे पे, आपने देखा अगर आप गाड़ी मोटरवे पर ड्राइव करें और चूँकि वहाँ पे स्पीड आप क्रूज़ पे लगा दें तो आपने देखा कि अक्सर लोग उनको आदत होती है कि वो कुछ सेकंड के लिए उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, नींद में चले जाते हैं और एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हुआ, होता है। तो इसलिए वो एक तो ये रीज़न भी हो गई, प्लस वो कॉकपिट के लेआउट ऐसा है कि 2 पायलट आपको चाहिए। आप ये सब चीज़ें लेआउट चेंज भी करते हैं, एक बंदे को बैठा भी दें तो और वो मैनेज भी कर ले और फ्लाई भी कर ले, वो सारा कुछ कर ले, तो उस वक्त तक तो ठीक नज़र आता है कि वो टेक ऑफ करेगा और सिस्टम इस तरह का उसको डिज़ाइन कर दिया जाएगा, उसको सब चीज़ें इस तरह की हैंडल कर जो सारी उसकी रेंज में होंगी, दोनों हाथों की रेंज में, और जाएगा और टेक ऑफ करेगा और लैंड कर जाएगा, यहाँ तक ठीक है। बट व्हाट विल हैपन कि एक लंबी फ़्लाइट है, रात की फ़्लाइट है, और रात वैसे ही आप जब होती है तो आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है, और अक्सर लोग सोते हैं। मैं यहाँ कुछ कोड नहीं करना चाहता क्योंकि वो एविएशन रिलेटेड की चीज़ें जो ज़्यादा डिटेल में ना ही जाया जाए तो बेहतर है, लेकिन सो जाते हैं लोग, ये पक्की बात है। तो अब एक बंदे को आपने बैठाया हुआ है, वो सो जाए। अच्छा, जैसे अभी भी एक और प्रोसीजर हमारी एयरलाइंस में, ये भी एक रिटन प्रिंसिपल है कि कभी ऐसा होता है कि 2 पायलट फ्लाई कर रहे हैं और एक पायलट ने वॉशरूम जाना है या कोई और 2-4-5 मिनट के लिए लेग स्ट्रेच करने के लिए पीछे जाना है कैबिन में, तो उसका असूल ये है कि वो जाने से पहले किसी एक कैबिन क्रू को आगे कॉकपिट में कॉल किया जाता है। वो जितनी देर वो एक क्रू बाहर रहता है वो दूसरा क्रू वहाँ पे मौजूद रहता है। उसके 2-3 फंक्शन हैं, जिसमें से मेजर फंक्शन ये है कि वो देखे कि वो जो एक का क्रू मौजूद है, यानी कैप्टन या फर्स्ट ऑफिसर, वो ऐसा ना हो कि वो अकेला है और वो सो जाए, क्योंकि माहौल इस तरह का कॉकपिट होता है कि आपको नींद आती है। तो जब वो वापस आएगा तो फिर कैबिन क्रू वापस चला जाएगा। ये आज तक के सारे प्रिंसिपल्स हैं और ये बड़े अरसे थे इस्टेब्लिश प्रिंसिपल थे। ये सारी रिसर्च करने के बाद ह्यूमन साइकी, ह्यूमन फिज़िक और इस सब चीज़ें उन्होंने देखी और उसके बाद उन्होंने ये सब चीज़ों का फ़ैसला किया कि ऐसे ऐसे होगा, जाएगा तो क्या होगा, पावर नैप लेगा, ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्कस की और ये हुआ। अब जब आप एक क्रू करेंगे तो पायलट्स यूनियन का ख्याल है कि ये सेफ्टी जेपरडाइज होगी, इसके साथ एयरलाइंस का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा पर सेफ्टी जेपरडाइज होगी, और वो जो पैसेंजर्स पीछे बैठे हुए हैं उनकी लाइफ एट रिस्क होगी। ये बात पॉसिबल है कि आप जहाज़ को इस कदर मॉडर्न कर दें कि अगर वो पायलट इनकैपेसिटेट हो जाए और नीचे से कंट्रोल करके आप उस जहाज़ को लैंड करा दें, ठीक है, पॉसिबल है, हो सकता है। बट इसके अंदर फिर बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं कि वो एग्जैक्टली 100% रास्ते का एन रूट वेदर कैसे मॉनिटर होगा, अगर उसमें कोई उस इनकैपेसिटेशन में कोई फायर है जहाज़ के अंदर तो वो कैसे कंट्रोल होगी। यानी वो सारे काम जो एक पायलट करता है वो कैसे होंगे, तो ये सब चीज़ें देखने की हैं। पर लेट्स सी, अभी तो एक आर्टिकल लिखा है और उन्होंने ये डिस्क्लोज़ किया है कि ये काम हो रहा है इसके ऊपर,
पर मेरा ख्याल है और बाकी सब लोगों का ख्याल ही है, पायलट्स का ख़ास तौर पे, ये कोई सेफ्टी के लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। तो जो के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।